Hello, good afternoon, SYBCom students. Today we will learn about the third question of the same chapter, which we had already done yesterday. Question number 3: explain the scope of macroeconomics. What do you mean by scope? Scope means criteria, or we can say the area in which macroeconomics can work, or macroeconomics expanded. The following are the scope of macroeconomics. First point is determining the national income. अभी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है नेशनल इनकम को डिफाइन करने में मदद करता है, बराबर है। अलग अलग कंट्रीज़ के नेशनल इनकम को स्टडी करता है। अब नेशनल इनकम पढ़ने के लिए वो क्या क्या देखता है? गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट देखता है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर देखता है, गवर्नमेंट का एक्सपोर्ट इंपोर्ट देखता है। ये सब जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के फैक्टर्स, नेशनल इनकम के फैक्टर्स हैं। नेशनल इनकम का ग्रोथ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों ग्रोथ इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उससे कंट्री का डेवलपमेंट समझ में आता है। अगर जो कंट्री का नेशनल इनकम ज़्यादा रहेगा उस कंट्री का डेवलपमेंट अच्छा है, जिस कंट्री का नेशनल इनकम कम रहेगा उस कंट्री का डेवलपमेंट कम है। नेशनल इनकम की वजह से हम लोग कंट्री का परफॉर्मेंस समझ में आता है। पर कैपिटा इनकम से समझता है कि पर पर्सन इनकम क्या होगा, जिससे मालूम पड़ेगा गवर्नमेंट पब्लिक के लिए काम कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, तो अब मैंने जो हिंदी में समझा है वही इंग्लिश में लिखा हुआ है। प्राइमरी फोकस ऑफ मैक्रो इकोनॉमी इज द स्टडी ऑफ फैक्टर दैट डिटरमाइन कंट्रीज नेशनल इनकम। सबसे मेन फोकस जो होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का फैक्टर्स के बारे में स्टडी करना जो नेशनल इनकम को इफेक्ट करता है। दीज फैक्टर्स इंक्लूड इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट। ये फैक्टर्स में क्या आते हैं? इन्वेस्टमेंट आता है, गवर्नमेंट का खर्चा आता है, नेट एक्सपोर्ट आता है। मैक्रो इकोनॉमिक एनालिस ईच फैक्टर्स। मैक्रो इकोनॉमिक क्या करते हैं? सभी फैक्टर्स को स्टडी करता है, एनालाइज करता है, चेक करता है। ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विच इंडिकेट द ग्रोथ ऑफ कंट्री। अगर नेशनल इनकम का ग्रोथ हो रहा है तो कंट्री का भी ग्रोथ हो रहा है। ड्यू टू नेशनल इनकम वी कैन स्टडी द परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट कंट्री। नेशनल इनकम की वजह से ही हम अलग अलग कंट्रीज़ के परफॉर्मेंस को स्टडी कर सकते हैं। पर कैपिटा इनकम इंडिकेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम पर पर्सन। पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है हर एक पर्सन के पीछे कितना इनकम हो रहा है। वेदर जनरल वेलफेयर इज टेकन गवर्नमेंट ने जनरल वेलफेयर लिया है कि नहीं, गवर्नमेंट का वेलफेयर लिया है कि नहीं, वो मालूम पड़ता है। एक बार रिवीजन वापस कर देता हूँ। प्राइमरी फोकस ऑफ मैक्रो इकोनॉमी इज द स्टडी ऑफ फैक्टर दैट डिटरमाइन कंट्रीज नेशनल इनकम। सबसे पहला फोकस मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या होता है? अलग अलग फैक्टर्स के बारे में स्टडी करना जो नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट। मैक्रो इकोनॉमिक एनालाइज ईच फैक्टर। मैक्रो इकोनॉमिक हर एक फैक्टर्स को स्टडी करता है। द ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विच इंडिकेट ग्रोथ ऑफ कंट्री। नेशनल इनकम का ग्रोथ मतलब कंट्री का ग्रोथ। ड्यू टू नेशनल इनकम वी कैन स्टडी परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट कंट्री। नेशनल इनकम की वजह से हम अलग अलग कंट्री के परफॉर्मेंस को स्टडी कर सकते हैं। मतलब क्या? अगर नेशनल इनकम अच्छा है मतलब कंट्री का परफॉर्मेंस अच्छा है। पर कैपिटा इनकम इंडिकेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम पर पर्सन। पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है नेशनल इनकम का पर हर एक आदमी के पीछे नेशनल इनकम कितना आ रहा है। इससे मालूम पड़ता है गवर्नमेंट ने पब्लिक के लिए काम कर रही है कि नहीं। तो दीज आर द पॉइंट ऑफ डिटरमिनेशन नेशनल इनकम। सेकेंड पॉइंट इज इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन। इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन मतलब इकोनॉमी में बदलाव आना, चेंजेस आना, जिससे क्या होता है? बेरोजगारी आ जाना, महंगाई बढ़ जाना। तो ये सब इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन है। मार्केट में चेंजेस आना, मार्केट कभी कभी मंदी पड़ जाती है तो क्या होता है? बिज़नेस कम हो जाता है। बिज़नेस कम होने की वजह से बेरोजगारी आ जाती है, बेरोजगारी में कंपनियां बंद होने लगती है। तो इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन का भी स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स ही करता है। फ्री मार्केट इकोनॉमी एक्सपीरियंस बिजनेस साइकिल विच रिफर टू फ्लक्चुएशन नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल। फ्री मार्केट इकोनॉमी जो मार्केट होता है हमेशा एक्सपीरियंस करता है बिजनेस साइकिल को। मार्केट हमेशा स्टडी करता है। मार्केट जो होता है हमेशा फेस करता है क्या? फ्लक्चुएशन नेशनल इनकम का और एम्प्लॉयमेंट लेवल, राइट। सच फ्लक्चुएशन कॉज लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट एंड वेल इन्फ्लेशन। फ्लक्चुएशन से क्या होता है? लार्ज का अनएम्प्लॉयमेंट में इन्फ्लेशन आता है। मतलब ये फ्लक्चुएशन की वजह से क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी आएगी, इन्फ्लेशन आएगा। एनालिसिस द इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन हैज़ बीन मेन फोकस ऑफ मैक्रो इकोनॉमी। मतलब इस फ्लक्चुएशन को स्टडी करना इकोनॉमी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। मैक्रो इकोनॉमी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। मैक्रो इकोनॉमी मॉडल प्रोवाइड बेसिस फॉर पॉलिसी मेकअप ऑफ प्रोवाइडिंग सोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम थ्रू मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। मैक्रो इकोनॉमी का काम क्या होता है? जो भी मॉडल प्रोवाइड करना पॉलिसी मेकर्स को, जिससे कि उन लोग सोल्यूशन ला सके इकोनॉमिक प्रॉब्लम का। मतलब इस पॉइंट में क्या लिखा है, एक बार समरी आपको समझा देता हूँ। इस पॉइंट में लिखा हुआ है कि मार्केट हमेशा जो है हमेशा फ्लक्चुएशन नेशनल इनकम और एम्प्लॉयमेंट लेवल को सहते रहते हैं। मतलब मार्केट जो होता है, मार्केट हमेशा एक्सपीरियंस करता है। क्या एक्सपीरियंस करता है? बिजनेस साइकिलों को एक्सपीरियंस करता है, जिसकी वजह से नेशनल इनकम कम होता है, एम्प्लॉयमेंट लेवल भी कम होता है।
ये फ्लक्चुएशन जो है इससे क्या होता है, बेरोजगारी आती है और महंगाई आती है। एनालिसिस द इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन हैज बीन मेन फोकस ऑफ। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स का काम क्या है, ये इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन क्यों आया उसके फैक्टर्स के बारे में स्टडी करेगी। मैक्रो इकोनॉमी क्या करता है, एक मॉडल प्रोवाइड करता है पॉलिसी मेकर को जिससे वो लोग सोल्यूशन ला सकते हैं इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में और फिजिकल पॉलिसी ला सकते हैं। समझ गया। इन शॉर्ट मार्केट को हमेशा बिजनेस साइकिल एक्सपीरियंस करना पड़ता है, कभी बिजनेस डाउन होता है, कभी बिजनेस अप होता है, फ्लक्चुएशन होता है नेशनल इनकम में और एम्प्लॉयमेंट लेवल में भी चेंजेस होता है। ये फ्लक्चुएशन जो है, इस फ्लक्चुएशन की वजह से बेरोजगारी और महंगाई आती है, राइट। इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन क्यों होता है उसके मेन फैक्टर्स को स्टडी करना मैक्रो इकोनॉमिक्स का काम है। और मैक्रो इकोनॉमी क्या करता है, एक मॉडल प्रोवाइड करता है पॉलिसी मेकर लोगों को जिससे सॉल्यूशन इकोनॉमिक प्रॉब्लम का निकाल सके। ठीक है, ये पॉइंट समझा। नेक्स्ट पॉइंट इज एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। Theory of income and employment explain what determine the national income and what cause the fluctuation in national demand, national income। मतलब ड्यूरिंग, पहले एक बार रीड कर ले तो फिर आप लोगों को पढ़ाता हूँ। Theory of income and employment explain what determine the national income and what causes the fluctuation of national income during the depression situation. Level of income and employment were low. This could not be explained by classical economists, but Keynes explained the level of national income and employment is determined by aggregate demand like consumption, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट। इसका मतलब थ्योरी ऑफ इनकम और एम्प्लॉयमेंट, जो ये थ्योरी थी इनकम और एम्प्लॉयमेंट की, उसने नेशनल इनकम के बारे में बताया और उसके फ्लक्चुएशन के बारे में बताया। इनकम और एम्प्लॉयमेंट की जो थ्योरी थी उसने नेशनल इनकम के बारे में बताया और उसके फ्लक्चुएशन के बारे में बताया। डिप्रेशन के टाइम पे जब भी इनकम और एम्प्लॉयमेंट कम था, दिस थियरी कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने इस थियरी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, बट कीनीज जो इकोनॉमिस्ट था उसने लेवल ऑफ नेशनल इनकम और एम्प्लॉयमेंट को डिटरमाइन किया बाय द एग्रीगेट डिमांड के थ्रू। जैसे कंजम्पशन हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो गया, नेट एक्सपोर्ट हो गया, ये सब। मतलब इसमें बोलने का मतलब क्या है, इनकम और एम्प्लॉयमेंट जो थ्योरी है नेशनल इनकम के फ्लक्चुएशन के बारे में बताता है। डिप्रेशन के टाइम पे इनकम लो था, एम्प्लॉयमेंट भी लो था। ये जो थ्योरी थी वो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी, इसका रीज़न नहीं समझा पाया। कीनीज ने क्या किया, नेशनल इनकम को और एम्प्लॉयमेंट के लेवल को समझाया, किसके थ्रू, एग्रीगेट डिमांड के थ्रू, लाइक कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट। समझ गया। तो देखो फर्स्ट पॉइंट में द थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट एक्सप्लेन व्हाट डिटरमाइन द नेशनल इनकम एंड व्हाट कॉज द फ्लक्चुएशन ऑफ नेशनल इनकम। मतलब जो इनकम और एम्प्लॉयमेंट की थियरी है वो डिटरमाइन की नेशनल इनकम क्या होता है, उसके फ्लक्चुएशन के रीज़न क्या है। ड्यूरिंग द डिप्रेशन सिचुएशन लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट वे लो। डिप्रेशन के टाइम पे, सिचुएशन के टाइम पे इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल बहुत कम था। दिस कुड बी नॉट बी एक्सप्लेन बाय क्लासिकल इकोनॉमिस्ट को समझा नहीं पाया, बट किनीज एक्सप्लेन द लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिटरमाइंड बाय एग्रीगेट डिमांड। लेकिन किनीज ने बताया कि ये जो लेवल है नेशनल इनकम का और एम्प्लॉयमेंट का वो एग्रीगेट डिमांड से चेंज हुआ है। एग्रीगेट डिमांड में क्या क्या आता है, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट। इज दिस क्लियर। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। मैक्रोइकोनॉमिक स्टडीज द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी। एम्प्लॉयमेंट लेवल इज द फंक्शन ऑफ economic activities like productivity, wage rate, government policies। इस लाइन का मतलब होता है मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी, मतलब मैक्रो इकोनॉमी क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट के लेवल को स्टडी करता है। एम्प्लॉयमेंट लेवल किसका फंक्शन है, प्रोडक्टिविटी का फंक्शन है, वेज रेट का फंक्शन है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का फंक्शन है। मतलब एम्प्लॉयमेंट लेवल मतलब फंक्शन ऑफ प्रोडक्टिविटी, वेज रेट, गवर्नमेंट पॉलिसीज। समझ गया। माइक्रो इकोनॉमिक जो एम्प्लॉयमेंट लेवल के बारे में स्टडी करता है। एम्प्लॉयमेंट लेवल इज द फंक्शन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज लाइक प्रोडक्टिविटी, वेज रेट, गवर्नमेंट पॉलिसीज। ड्यूरिंग रिसेशन ड्यू टू लैक ऑफ डिमांड द इकोनॉमी एक्सपीरियंस लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट। जब भी रिसेशन आई, रिसेशन मतलब क्या, जैसे मतलब मार्केट में मंदी आ गया तो डिमांड जो है सब कम हो गया और बेरोजगारी आ गई। दिस इज साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट फेस बाय डेवलप्ड कंट्री। ये जो है अनएम्प्लॉयमेंट होता है जो डेवलप्ड कंट्री हमेशा फेस करती है। डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी अनएम्प्लॉयमेंट होता है, लेकिन उसका फॉर्म सेप अलग होता है। डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट होता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है, जो लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की वजह से होता है। मैक्रो इकोनॉमी क्या करता है, स्टडी करता है कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड प्रोवाइड द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज। कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को स्टडी करता है और बेसिस ऑफ पॉलिसी को डिसाइड करता है। समझ गया पॉइंट्स। तो क्या क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक जो है स्टडी करता है लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इकोनॉमी लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को स्टडी करता है। ठीक है, राइट।
एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है किसका और एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी का, वेज रेट का, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का। ड्यूरिंग रिसेशन, महंगाई के टाइम, मंदी के टाइम पे डिमांड जो होता है, लैक ऑफ डिमांड नहीं होता इकोनॉमी में, और लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, बेरोजगारी बहुत होती है। ये साइकिलिकल अनएम्प्लॉयमेंट है जो डेवलप्ड कंट्री फेस करती है। डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी सेम प्रॉब्लम होता है, लेकिन उसको डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, राइट। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट है लेकिन वो दिखता नहीं है, कॉज बाय लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये किसकी वजह से होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कम होता है इसकी वजह से। माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी द कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। माइक्रो इकोनॉमी का काम क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट को स्टडी करने का एंड प्रोवाइड द बेस फॉर एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज़, और बेस देने का एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज़ के लिए। समझ गया। नेक्स्ट पॉइंट इज मनी एंड प्राइस लेवल। मैक्रो इकोनॉमी स्टडी द रोल ऑफ मनी इन इकोनॉमी बाय एनालाइजिंग द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी। मैक्रो इकोनॉमी जो है मनी के रोल को स्टडी करता है, क्या करके, डिमांड और सप्लाई का स्टडी करके। मैक्रो इकोनॉमी इज़ रिलेटेड विद स्टडी ऑफ इन्फ्लेशन डिफ्लेशन। मैक्रो इकोनॉमी इसको कैसे स्टडी कर सकते हैं, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के थ्रू। इन्फ्लेशन इज़ फेस बाय बोथ कंट्रीज, आइदर डेवलप्ड और डेवलपिंग। इन्फ्लेशन सभी कंट्रीज़ में होती है, चाहे वो डेवलपिंग हो या डेवलप्ड हो। किनीज एक्सप्लेन द राइज इन एग्रीगेट डिमांड इज़ वन ऑफ द कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। किनीज ने बताया कि डिमांड बढ़ता है, वो भी एक रीज़न है इन्फ्लेशन का। किनीज पुट फॉर द थ्योरी ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन। उसने एक थ्योरी लाई, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। समझ गया। तो मैक्रो इकोनॉमिक जो है मनी के बारे में स्टडी करता है, मनी के रोल के बारे में स्टडी करता है, डिमांड और सप्लाई के बारे में भी स्टडी करता है मनी के। मैक्रो इकोनॉमिक जो है किससे रिलेटेड है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की स्टडी से रिलेटेड है। इन्फ्लेशन जो है दोनों कंट्रीज़ को होता है, चाहे वो डेवलप्ड हो डेवलपिंग कंट्रीज़ हो। किनीज जो है एग्रीगेट डिमांड के बारे में बताता, किनीज एक्सप्लेन करता है कि डिमांड बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता है, और किनीज ने थ्योरी लाया डिमांड पुल इन्फ्लेशन। समझ गया। मैक्रो इकोनॉमिक जो है मनी के रोल के बारे में स्टडी करता है, डिमांड और सप्लाई का स्टडी करने के बाद। मैक्रो इकोनॉमिक जो है इन्फ्लेशन डिफ्लेशन से रिलेटेड है। इन्फ्लेशन जो है दोनों कंट्रीज़ में होता है, डेवलप्ड या डेवलपिंग दोनों होगी। तो किनीज जो है एग्रीगेट डिमांड के बारे में स्टडी करता है, उसके रीज़न के बारे में स्टडी करता है, बताता है कि एग्रीगेट डिमांड जो है इन्फ्लेशन का रीज़न है। किनीज ने एक थ्योरी लाया जिसका नाम है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। समझ गया। नेक्स्ट पॉइंट इज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक ऑल्सो स्टडी अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में स्टडी करता है। इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट विच इज़ नॉट स्टडीड बाय किनीसी इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक ग्रोथ एक लंबा कॉन्सेप्ट है जिसको किनीसियन इकोनॉमिक्स ने स्टडी नहीं किया। फोकस ऑफ किनीसियन इकोनॉमिक वाज एसोसिएटेड शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम। किनीसियन इकोनॉमिक्स जो है शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम के साथ रिलेटेड था। लॉन्ग टर्म ग्रोथ इज एक्सप्लेन बाय हार्वर्ड डॉमर मॉडल। लॉन्ग टर्म ग्रोथ जो है किसने एक्सप्लेन किया, हैरोल्ड डोमर मॉडल। इज दिस क्लियर। तो माइक्रो इकोनॉमिक जो इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में भी स्टडी करता है। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट है जो किनीशियन ने कवर नहीं किया। फोकस ऑफ किनीशियन इकोनॉमिक वॉज एसोसिएटेड विथ शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम। लॉन्ग टर्म ग्रोथ इज एक्सप्लेन बाय हैरोल्ड डॉमर मॉडल। इज दिस क्लियर। ये एक इकोनॉमिस्ट है जिसने लॉन्ग टर्म ग्रोथ के बारे में स्टडी किया। इज दिस क्लियर। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट बारे में स्टडी किया। इकोनॉमिक ग्रोथ लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट था जिसको किनीशियंस ने कवर नहीं किया, इसीलिए लॉन्ग टर्म ग्रोथ को हैरोल्ड डॉमर मॉडल ने कवर किया था। इज दिस क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एक्सचेंज रेट। फॉरेन इनकम इज़ द मेन डिटर्मिनर ऑफ नेशनल इनकम। फॉरेन इनकम जो है नेशनल इनकम का सबसे बड़ा फैक्टर है। मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज अबाउट द फैक्टर विच अफेक्ट द बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड इट ऑल्सो स्टडीड अबाउट द कॉजेज ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। मैक्रो इकोनॉमी क्या करता है, ऐसे फैक्टर्स के बारे में स्टडी करता है जो बैलेंस ऑफ पेमेंट को अफेक्ट करे, और वो ऑल्सो ये भी स्टडी करता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का रीज़न क्या है, अफेक्ट का रीज़न क्या है। मैक्रो ऑल्सो सजेस्ट मेजर टू करेक्ट द डेफिसिट। अगर डेफिसिट हुआ रहेगा, नुकसान हुआ रहेगा, तो उसका सोल्यूशन भी लाता है। इज दिस क्लियर। फॉरेन इनकम इज़ द मेन डिटर्मिनेंट ऑफ नेशनल इनकम। फॉरेन इनकम जो है नेशनल इनकम का सबसे बड़ा डिटर्मिनेंट है। मैक्रो इकोनॉमी क्या करता है, ऐसे फैक्टर्स के बारे में स्टडी करता है जो बैलेंस ऑफ पेमेंट को अफेक्ट करे, और वो भी स्टडी करता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का इट स्टडीज़ अबाउट द कॉजेज ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट का रीज़न भी क्या है, ठीक है। एंड मैक्रो इकोनॉमिक ऑल्सो सजेस्ट द मेजर टू करेक्ट द डेफिसिट। मैक्रो इकोनॉमिक्स सोल्यूशन भी लाता है किसके लिए, डेफिसिट को करेक्ट करने के लिए। मुझे ये पॉइंट थोड़ा सा लाइन थोड़ा रॉन्ग लग रहा है, इसके लिए मैंने इसको चेंजेस किया। इट ऑल्सो स्टडीड अबाउट द कॉजेज ऑफ अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। मतलब जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, बैलेंस ऑफ पेमेंट जब नुकसान में होता है तो उसकी रीज़न के बारे में स्टडी करता है। मैक्रो ऑल्सो सजेस्ट द मेजर टू करेक्ट द डेफिसिट। डेफिसिट को सुधारने की भी कोशिश करता है। डेफिसिट मतलब नुकसान, समझ गया। फॉरेन इनकम जो है
नेशनल इनकम का सबसे बड़ा फैक्टर है। माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी करता है फैक्टर्स के बारे में जो बैलेंस ऑफ पेमेंट को अफेक्ट करे। इट आल्सो स्टडीड अबाउट द कॉजेज ऑफ अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। वो रीज़न के बारे में पता लगाता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट नुकसान की वजह से, नुकसान का रीज़न क्या है। माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑल्सो सजेस्ट मेजर टू करेक्ट द डेफिसिट। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, मेजर सोल्यूशन लाता है डेफिसिट को कवर करने के लिए, रिकवर करने के लिए। समझ गया। तो देयर आर टोटल EFG 7 पॉइंट्स आर देयर। फर्स्ट पॉइंट इज डिटरमाइनिंग नेशनल इनकम, जिसमें बताया गया कि माइक्रो इकोनॉमिक जो है नेशनल इनकम के बारे में स्टडी करता है, उसके फैक्टर्स के बारे में स्टडी करता है, हर एक फैक्टर को ध्यान से स्टडी करता है, ठीक है, क्योंकि नेशनल इनकम जो है हर एक कंट्री की परफॉर्मेंस को बताता है। फ्री मार्केट इकोनॉमी हमेशा फ्लक्चुएशन, नेशनल इनकम के फ्लक्चुएशन, एम्प्लॉयमेंट लेवल की फ्लक्चुएशन के बारे में एक्सपीरियंस करता है। ये फ्लक्चुएशन की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट आता है, इन्फ्लेशन आता है। माइक्रो इकोनॉमी क्या करता है, पॉलिसी मेकर को सोल्यूशन देता है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। थ्योरी जो इनकम और एम्प्लॉयमेंट की है वो नेशनल इनकम को इफेक्ट करती है, नेशनल इनकम में फ्लक्चुएशन लाती है। डिप्रेशन के टाइम पे जो इनकम और एम्प्लॉयमेंट का लेवल था बहुत कम था, लेकिन इसको क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने कवर नहीं किया, इसलिए केनीशियन ने इसको कवर किया, राइट। एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट, माइक्रो इकोनॉमी स्टडी करती है एम्प्लॉयमेंट के बारे में। एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है एक बहुत बड़ा एक्टिविटीज़ है जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज से रिलेटेड है। प्रोडक्टिविटी, वेज रेट, गवर्नमेंट पॉलिसीज़। रिसेशन के टाइम पे डिमांड और इकोनॉमी कम होने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट आया। ये साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट है जो डेवलप कंट्री फेस करती है। डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी सेम अनएम्प्लॉयमेंट आता है। माइक्रो इकोनॉमी क्या करता है, उसके रीज़न के बारे में स्टडी करता है और सोल्यूशन लाता है। माइक्रो इकोनॉमी क्या है, मनी के बारे में, रोल के बारे में स्टडी करता है, उसको डिमांड सप्लाई के बारे में स्टडी करता है। माइक्रो इकोनॉमिक जो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के बारे में स्टडी करता है। इन्फ्लेशन जो डेवलपिंग कंट्रीज़ दोनों फेस करती है, राइट। केनीशियन ने रीज़न बताया एग्रीगेट डिमांड के बारे में। एग्रीगेट डिमांड जो मेन रीज़न है इन्फ्लेशन का। मैक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में स्टडी करता है। इकोनॉमिक ग्रोथ एक लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट है जिसको केनीशियन ने कवर नहीं किया, इसके लिए लॉन्ग टर्म ग्रोथ को हार्वर्ड डॉमर मॉडल ने कवर किया है। फॉरेन, नेक्स्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एक्सचेंज रेट। फॉरेन इनकम जो है बैलेंस नेशनल फॉरेन इनकम की वजह से नेशनल इनकम इफेक्ट होता है। माइक्रो इकोनॉमिक ने क्या किया, उस फैक्टर्स के बारे में स्टडी किया दिया जो बैलेंस पेमेंट को इफेक्ट करता है, और वो रीज़न के बारे में स्टडी किया जिससे बैलेंस ऑफ पेमेंट अनफेवरेबल होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स ने इसको सुधार भी किया। इज दिस क्लियर? तो प्लीज़ रिवाइज दिस पॉइंट। इफ़ एनी डाउट इज़ देयर प्लीज़ आस्क। एंड वन रिक्वेस्ट, इफ़ you want the explanation of some other topic, some difficult topic or some lower class topic like 11th 10th standard, then also you can comments, then I will try to explain it, right? And if you like the videos explanation, online explanation, then please comments on it, like it, and if possible appreciate my learning, my appreciate my teaching level, then I can give more and more effort to improve the quality of explanation. Is this clear? If any doubt, please ask. Thank you. Good day.